नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ आपके मास्टर रिवीजन क्लास का नया चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पूरे चैप्टर को बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्ट कर लिया गया है ताकि हर बच्चे के लिए बहुत आसान हो समझना। बहुत नीड थी आपको इसका रिवीजन कराने की, तो मैं पूरा चैप्टर आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। ये वीडियो सभी के लिए है। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो भी आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर को ना बहुत आसान में, बहुत इजी भाषा में, बच्चों की भाषा में रखा गया है। आखिर आपको बताना है कि आपको पढ़ना क्या है, याद क्या करना है। और अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें हमने 100% कंटेंट को इंक्लूड किया है, सारे डायग्राम वगैरह सब कुछ कवर किया है। तो चलिए एक और रिवीजन क्लास आपका स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहला टॉपिक है आपका कि लाइट होता क्या, व्हाट इज लाइट। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है विच हेल्प टू सी ऑब्जेक्ट, जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इसमें कीवर्ड याद रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बस इतना कीवर्ड याद रखिए। थ्योरीज ऑफ लाइट, लाइट की 3 थ्योरी है, पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या कहता है? लाइट इज मेड अप बाय पार्टिकल। सीधी सी बात है, पार्टिकल थ्योरी है तो लाइट पार्टिकल से बना है। वेव थ्योरी क्या कहता है? इट इज मेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने ऊपर ही बताया था, लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? लाइट इज मेड अप बाय बोथ। लाइट दोनों से मिलकर बना है, पार्टिकल से भी बना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी बना है। जल्दी रिवाइज करते हैं इस पेज को। हमने क्या पढ़ा? लाइट क्या होता है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट की 3 थ्योरी है, पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी कहती है लाइट पार्टिकल से बना है। वेव थ्योरी कहता है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना है। क्वांटम थ्योरी कहती है लाइट दोनों से मिलकर बना है, पार्टिकल से भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी। ना अगला पेज लेके आता हूं आपके लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टी, लाइट की 3 प्रॉपर्टी होती है। एक होता है स्ट्रेट पाथ, यानी लाइट हमेशा सीधा ट्रेवल करता है। दूसरा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहता है कि लाइट किसी सरफेस पे टकरा के वापस आ जाता है। और तीसरा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कहता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जा सकता है। लाइट की 3 प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेट पाथ, लाइट हमेशा सीधा ट्रेवल करेगा। रिफ्लेक्शन, सरफेस से टकरा के वापस आ जाएगा। रिफ्रैक्शन, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जा सकता है। नाउ अगला पेज लेके आता हूं मैं आपके लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसमें 2 लॉ होते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 30 है तो 30 है, 60 है तो 60 है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। दूसरा लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे तीनों एक ही पॉइंट पर आते हैं। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो सबको आता होगा ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। नाउ मिरर क्या होता है? एनी पॉलिश सरफेस, कोई भी पॉलिश सरफेस दैट फॉर्म इमेज, जो इमेज बना सकता है उसको मिरर कहते हैं। मिरर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? दोज मिरर वोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है। जैसे घर के अंदर जो मिरर यूज करते हैं ना, अपने घरों में यूज करते हैं, वो सब प्लेन मिरर है। रिवाइज करते हैं, इस पेज पर हमने क्या जाना। इस पेज में मैंने आपको बताया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, जिसमें बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। मिरर क्या होता है? तो कोई भी पॉलिश सरफेस जो इमेज बना सकता है उसे मिरर कहते हैं। मिरर के 2 टाइप होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है, जैसे घर में जो हम लोग मिरर यूज करते हैं। अगला पेज लेके आता हूं मैं, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन होती है, ऐसा मिरर वोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना कर्व्ड होता है उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ना स्फेरिकल मिरर 2 थे, एक कॉनकेव था, एक कॉन्वेक्स था। तो कॉनकेव में याद रखिए, दोज मिरर विच कर्व्ड इनवर्ड, बस इतना याद रखिए, कर्व्ड इनवर्ड। ऐसा मिरर जो अंदर की तरफ कर्व्ड हो, इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। बाहर की तरफ पॉलिश होता है इसमें। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? दोज मिरर विच कर्व्ड आउटवर्ड, जो कर्व्ड हो आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड हो, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ होता है। तो ये होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस। बस कीवर्ड याद रखिए, कर्व्ड इनवर्ड कॉनकेव होता है, कर्व्ड आउटवर्ड कॉन्वेक्स होता है। टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, मिरर से संबंधित कुछ वर्ड आपको याद रखने। इस पेज पे हमने क्या जाना? सबसे पहले मैं आपको स्फेरिकल मिरर बताया, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कर्व्ड होता है। कॉनकेव मिरर होता है जो कर्व्ड होता है इनवर्ड की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर होता है जो कर्व्ड होता है आउटवर्ड की तरफ। कुछ ऐसे वर्ड जो मिरर से संबंधित है।
जिसमें सबसे पहला वर्ड आता है आपका ये डायग्राम। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझना है। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ये जो लाइन आप देख रहे हो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। पहला जहां प्रिंसिपल एक्सेस और मिरर आपस में टकराते हैं उसको पोल बोलते हैं। इसे पोल, पोल के कुछ समय बाद कुछ दूरी पर होता है फोकस, इसे फोकस बोलते हैं। और जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस जहां साइड लाइट इकट्ठी होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस दूरी, इनके बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस यानी सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी ये यहां से लेकर यहां तक हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है। ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का हमेशा डबल होता है। जो मिरर का डायमीटर होता है बच्चों, ये जो डायमीटर होता है मिरर का जो डायमीटर होता है उसको बोलते हैं अपार्चर। तो प्रिंसिपल एक्सेस समझ में हो गया, ये होता है प्रिंसिपल एक्सेस। पोल समझ में आ गया, ये होता है पोल। फोकस समझ में आ गया, ये होता है फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होता है, तो एफ और पी के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अपार्चर क्या होता है, तो मिरर की जो डायमीटर होता है उसको अपार्चर कहते हैं। रिलेशन बिटवीन, अगला टॉपिक वही है जो आपको अभी बताया था, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए फोकल लेंथ को हम लोग एफ से लिखते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से लिखते हैं। तो अभी मैंने आपको दोनों के रिलेशन बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। ये रिलेशन याद रखना, 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का हमेशा डबल होता है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना। नाउ अब आपको कुछ वर्ड याद रखना है। ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हमेशा डबल होगा। अब आपको कुछ वर्ड याद रखना है जो अगले पेज पे आता है। जब भी हम इमेज बनाते हैं कॉनकेव मिरर के तो उसके ना 6 केसेस होते हैं। ध्यान सुनिए, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो 6 केस होता है। पहला केस होता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ये इन्फिनिटी होता है। दूसरा बियॉन्ड सी, सी से पहले। तीसरा केस सी पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। चौथा होता है सी और एफ के बीच में। पांचवा होता है एफ पे, और छठा होता है एफ और पी के बीच में। पहले आप ये समझिए, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस होते हैं। इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, और फिर एट एफ, और बिटवीन एफ एंड पी। ये 6 केस होते हैं। और इनमें से कोई भी एक केस हर बार किसी न किसी तरह से केस स्टडी करके पूछते ही है वो, तो बहुत ध्यान से समझना है 6 केसेस को। देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो एक लाइन सीधा ले जाकर आपको फोकस से निकालना है, फोकस से निकालना है। दूसरा लाइन भी पैरेलल रखना है एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखना है दोनों को, और फोकस से निकालना है। तो इसका इमेज जो बनेगा ना, यहां बनेगा इमेज, इसका फोकस पे बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। जितने भी लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है मिरर में। तो जब भी लेफ्ट पे बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस। तो इमेज यहां बनेगा, एप पर, पॉइंट साइज होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे सी से पहले, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी से पहले। तो पहली लाइन पैरेलल ले जानी है बिल्कुल सेम ऐसे ही, और फोकस से निकाल देना है। ये पहली लाइन आपको याद हो गया। दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना है, और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस भी आ जाता है। तो यहीं से गया और यहीं से वापस आ गया, ये हो गया दूसरी लाइन। तो ये दोनों टकराए कहां पे, तो सी और एफ के बीच में। देखो यहां टकरा रहे हैं ना, तो सी और एफ के बीच में। तो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में, इसे बोलेंगे बिटवीन सी एंड एफ। और साइज क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इसका इमेज छोटा बन रहा है, तो इसको बोलते हैं डिमनेस, थोड़ा छोटा बनेगा। और रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लेफ्ट में बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तीनों पता लग गया। सी और एफ के बीच में बनेगा, थोड़ा छोटा होगा, डिमनिश्ड होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये तीनों कैरेक्टर, एक तो आपको बताना कैसे बनता है ये, और इसके नेचर कैसा होगा। नाउ तीसरा केस लेके आता हूं, जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया, पहली लाइन बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाना है हमेशा, और फोकस से निकाल देना है। पहली लाइन तो ये हमेशा याद होगा, फोकस से आ गया। दूसरी लाइन आपको फोकस से निकालना है। इसमें दूसरी लाइन आपको फोकस, ये याद करना पड़ता है कि लाइन कहां से कहां जाएगी। दूसरी लाइन फोकस से जाना है और बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इतना ज्यादा सीधा करना है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही टकराना चाहिए, यहीं टकराएगा, यहीं पर टकराएगा, बिल्कुल सी के जस्ट नीचे। तो इमेज कहां बना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सी पर इमेज बना। साइज क्या होगा, तो सेम साइज, दोनों सेम साइज के होंगे, आइडेंटिकल सेम साइज होते हैं, सेम साइज होगा। और क्योंकि लेफ्ट में बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर हो गया।
पहले लाइन सीधा जाना है, फोकस से निकालना है, दूसरा लाइन फोकस पे जाके सीधा कर देना है ताकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा जाए। तो सी पे ही बनेगा और सेम साइज होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। अब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। अब सी और एफ के बीच में रखेंगे। ये रहा सी, ये रहा एफ, ये रहा ऑब्जेक्ट, इनके बीच में पहली लाइन बिल्कुल सीधा पैरेलल ले जाना है और फोकस से निकालना है। पहली लाइन तो हमेशा याद करो, फोकस से निकाल देना है। दूसरी लाइन सी पे ले जाना है और जो लाइन सी पे जाती है ना, जो लाइन सी से जाती है ना बच्चों, वो सी से वापस भी आती है। तो वापस आ गया, ये वापस आ गया। तो देखो यहां पे जाकर टकराया, ये यहां पे टकराया। कहां टकराया? तो सी से पहले, बियॉन्ड सी बोलते हैं। यहां टकराने दोनों, पहली लाइन सीधा ले जाना है फोकस से, दूसरा लाइन सी से ले जाना है, सी से वापस लाना है। तो ये कहां टकराएंगे? तो सी से पहले टकराएंगे, बियॉन्ड सी। साइज देखिए बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट इतना सा था, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज देखो बड़ा बन रहा है तो इनलार्ज बन रहा है, और क्योंकि लेफ्ट पे बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अगला केस ले आओ। नेक्स्ट केस देखिए, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे, ऑब्जेक्ट के फोकस पे रख देंगे तो पहली लाइन वही होगी, सीधा पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से निकल जाएगा। ये हो गया पहली लाइन, फोकस से निकाल देना। दूसरा सी से जाएगा, और अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो लाइन सेंटर से जाता है ना, वो सेंटर से ही वापिस आ जाता है। तो ये दोनों लाइन आपको ना पैरेलल जैसा बनेगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आपको दिखाई देंगे। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो पता नहीं कहां पे जाके मिलेंगे, इसलिए इसे बोलते हैं इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी और बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, पता नहीं कहां तक जाके मिलेगा। तो हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन बनेगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे ना, बनेगा तो इधर ही, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। अब लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखेंगे तो अब लास्ट केस में क्या होता है कि पहली लाइन पोल पे जाती है और पोल से जाके फिर सीधा हो जाता है, ये वापस चला जाता है। और एक इमेजिनरी लाइन इसके सीध में एक इमेजिनरी लाइन जाती है, ये इमेजिनरी लाइन ऐसे जाएगा। दूसरी लाइन फिर सी से जाएगा, टकराता हुआ ऊपर टकराएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो लाइन सी से जाता है वो सी से वापस भी होता है। तो यहां तो टकराएगा नहीं, क्योंकि ये तो नीचे जा रहा है और ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये टकराएंगे नहीं। तो एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे इधर। तो ये छठे केस में होगा, यहां पर मिलेंगे। कहां बने? तो मिरर के पीछे बने, इसे बोलते हैं बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर। और साइज क्या होगा? तो थोड़ा सा बड़ा होगा। देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए, थोड़ा बड़ा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो थोड़ा सा बड़ा है, तो इनलार्ज। और क्योंकि राइट हैंड साइड पे बन रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट हैंड साइड पे वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ये 6 केस आपको कॉनकेव के याद रखना है। अब मैं आपको कॉन्वेक्स के लेके आता हूं। कॉन्वेक्स में बच्चों 2 ही केस होते हैं, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी, ये कॉन्वेक्स मिरर याद होगा आपको, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसका पोल, इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड पे होता है, ये रहा पोल। इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड पे होता है, ध्यान रखना। इसमें 2 ही केस होते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे या इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी रख दो, 2 ही केस होता है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी पे है, तो आपको सीधा पैरेलल ले जाना है और पैरेलल ले जाने के बाद इसको टकरा के वापस भेज देना है। ऐसी पैरेलल ले जाना है और टकरा के वापस भेजना है। तो ये तो टकराएंगे नहीं आपस में, क्योंकि लाइन ऊपर भाग गया, ये लाइन नीचे चला गया। तो एक इमेजिनरी लाइन जाती है, ये जो लाइन गई है ना, उसको इमेजिनरी ले जाना है फोकस से, इमेजिनरी लाइन फोकस से जाएगा। और ये जो लाइन गई है इसको भी वापस ले जाएंगे, इमेजिनरी लाइन ले जाएंगे फोकस से। तो कहां मिले इमेजिनरी लाइन? ये मिले कहां पे? तो फोकस पे मिले, तो इमेज बनेगा फोकस पे। साइज क्या होगा? तो पॉइंट साइज, देखो पॉइंट बना रखा है, पॉइंट साइज होगा। अब राइट हैंड साइड पे बनना है, जब भी इमेज राइट हैंड साइड, ये मिरर के राइट हैंड साइड है, जब भी राइट हैंड साइड पे बनेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैं कई बार बोल चुका हूं आपको। दूसरा होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज अदर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख दो। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख दो, हमेशा इमेज यही बनेगा। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, पहली लाइन पैरेलल जाएगा और बिल्कुल वापस चला जाएगा, ये वापस चला जाएगा। तो इमेजिनरी लाइन, इसके सीध में एक इमेजिनरी लाइन आपको ले जानी है फोकस से, ये रहा इमेजिनरी लाइन फोकस से। दूसरी लाइन जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये लाइन ले जाती है सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सीधा निकालना सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस भी तो आ जाता है। तो ये दोनों टकरा कहां रहे हैं? तो यहां टकरा रहे हैं दोनों, पी और एफ के बीच में। कहां टकरा रहे हैं? पी और एफ के बीच में टकरा रहे हैं, यहां पर टकरा रहे हैं। तो इमेज कहां बनेगी? पी और एफ के बीच में। साइज क्या होगा? तो थोड़ा सा छोटा होगा, देखो ना, ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रहा, छोटा बना है ना, तो डिमिनिश्ड। और राइट हैंड साइड पे बन रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो भी हमने ऊपर लिखा था। तो यही तीनों मैं आपको लिखवाने वाला हूं। देखिए ये रहा, पी और एफ के बीच में बनेगा, थोड़ा छोटा बनेगा और वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। देखिए मिरर,
उस मिरर का नाम बताओ, ये बहुत आता है एग्जाम में, उस मिरर का नाम बताओ जो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। उस मिरर का नाम बताओ जो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, तो वो भी कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाता है और हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ध्यान रखना, इस चीज का बहुत ज्यादा पेपर में आता है। कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या हैं? तो इतने सारे यूज मत याद करो, 2-3 याद कर लेना। टॉर्च में, हेडलाइट में, सर्च लाइट में डेंटिस्ट यूज करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, टीथ के बड़े इमेज को देखने के लिए। ईएनटी स्पेशलिस्ट यूज करते हैं, जो ईयर नोट थ्रोट वाले डॉक्टर होते हैं, नाक कान गला वाले। शेविंग मिरर में यूज होता है, सोलर फर्नेस में यूज होता है। तो ये सब कॉनकेव मिरर के इस्तेमाल है। वहीं पे कॉन्वेक्स मिरर का क्या इस्तेमाल है? तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है व्हीकल्स में, गाड़ियों में, इन द व्हीकल्स, गाड़ियों में एज अ साइड मिरर, साइड की मिरर के रूप में, टू सी द ऑब्जेक्ट बिहाइंड व्हीकल, कि व्हीकल के पीछे क्या है उसको देखने के लिए। अब क्वेश्चन ना बच्चे क्या करते हैं, हम लोग ने ये याद करके जाते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल ना साइड मिरर में ये होता है गाड़ियों में, लेकिन क्यों होता है ये भी तो याद करो। रीजन क्या है, हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं साइड मिरर में, ये पूछते हैं पेपर में। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा, ये देखिए, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। ये रहा आंसर, यही आंसर है कि कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड और वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। देखिए यही आंसर है, बिकॉज इट फॉर्म डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। यही मैंने बोला था। तो किसी भी तरीके से पेपर में पूछ सकता है आपसे, तो तरीका नहीं, मेथड आपको समझो। आप इस चीज को समझो कि आपको पेपर में पूछा कैसे जाएगा। नॉलेज होगी तो आप कितना भी घुमाए आप आंसर दे पाओगे। नाउ साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। अब मिरर के कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं जो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूं, ठीक है। पहले आप इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ऐसा मिरर बताओ जो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा मिरर बताओ जो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के यूजेस बताओ, तो टॉर्चेस में, हेडलाइट में, सर्च लाइट में। डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं लार्ज इमेज देखने के लिए टीथ का। ईएनटी स्पेसिफिक यूज करते हैं। शेविंग मिरर में यूज होता है। सोलर फर्नेस में यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर का कहां यूज होता है? तो व्हीकल में, साइड मिरर के रूप में, ताकि पीछे का व्हीकल दिख पाए, पीछे का ऑब्जेक्ट देख पाए। क्यों यूज होता है? क्योंकि हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। अब कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ लो मिरर का। मिरर के साइन कन्वेंशन देखिए, पहला साइन कन्वेंशन ये होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, चाहे कोई भी इमेज ले लो। पहला रूल, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे होगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस नापी जाती है वो पोल से नापी जाती है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापी जाती है पोल से। तीसरा, अगर इमेज राइट हैंड साइड पे बन रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर इमेज लेफ्ट पे बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड। चौथा रूल, अगर इमेज ऊपर बन रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर इमेज नीचे बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड। याद हो गया साइन कन्वेंशन? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल मैंने क्या प्रॉमिस किया था आपसे, शॉर्ट तरीका, इजी तरीका, एक्यूरेट तरीका, कोई बकवासबाजी नहीं बैच में, सिंपल रिवीजन कर रहे हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा पोल से नापेंगे। अगर इमेज राइट हैंड साइड पे बननी है तो वर्चुअल इरेक्ट, इमेज अगर लेफ्ट पे बननी है तो रियल इन्वर्टेड, आप देख भी चुके हो। अगर इमेज ऊपर बने तो वर्चुअल इरेक्ट, इमेज नीचे बने तो रियल इन्वर्टेड। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/v + 1/u = 1/f। यहां v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस, कि इमेज कितना दूर बना हुआ है। v का मतलब इमेज से होता है, u का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और f का मतलब आपको पता ही है फोकल लेंथ होता है। तो 1/v + 1/u = 1/f। v का मतलब इमेज, u का मतलब ऑब्जेक्ट, f का मतलब फोकल लेंथ। आगे बढ़ जाओ। नाउ मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। पहले मैग्निफिकेशन का मतलब समझिए। मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज का साइज। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब इमेज छोटा भी बन सकता है और इमेज बड़ा भी बन सकता है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज के साथ रेशियो निकालना, ऑब्जेक्ट का इमेज के साथ रेशियो निकालना मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसलिए मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं। पहला, मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दो फॉर्मूले हो गए, पहला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। रूल्स ऑफ मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन के ना दो रूल याद कर लीजिए। अगर मैग्निफिकेशन माइनस का आया, कभी भी m अगर माइनस का है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो उसका मतलब होता है इनलार्ज, इरेक्ट और इन्वर्टेड। और m अगर प्लस का है, मैग्निफिकेशन आपका प्लस का है, तो इसका मतलब होता है डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोबारा सुनिए, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए तो उसका मतलब होता है इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है, यानी इसका आंसर प्लस का आता है, तो इसका मतलब है डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये नेचर याद करने के लिए होता है। अब आते हैं लेंस। लेंस क्या होता है? तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है
बॉन्ड बाय टू कर्व्ड सरफेस, जो दो कर्व्ड सरफेस से मिलकर बनाया था। तो भाई कीवर्ड याद कर लो ना, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है और टू कर्व्ड सरफेस से बनता है। मैं कहा कह रहा हूं सारा एज इट इज याद करो, सिंपल याद करो ना कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, दो कर्व्ड सरफेस होता है, खत्म हो गया लेंथ। जल्दी रिवाइज कर ले। मैग्निफिकेशन का मैंने आपको बताया था कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या तो इससे निकाल लो, या डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से निकाल लो। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि दोनों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का ना दो रूल होते हैं, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए तो इनलार्ज रियल इन्वर्टेड होता है नेचर, अगर मैग्निफिकेशन प्लस का है तो डिमिनिश वर्चुअल इरेक्ट होता है। मतलब लेंस का मतलब होता है कि ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो कर्व सरफेस से मिलकर बना हो। अगला पे लेके आता हूं टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस के अंदर दो टाइप होते हैं, लेंस को ना दो टाइप में बांटा जाता है, एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव लेंस क्या होता है, तो साइड में थिक होता है और बीच में थिन होता है। याद रखोगे, साइड में थिक होता है, थिक एट द एज, और थिन एट द मिडिल, यानी साइड में थिक होगा मोटा होगा और बीच में थिन होगा पतला होगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाओ। लेंस दैट डाइवर्ज रे ऑफ लाइट, ये लाइट को ना डाइवर्ज करता है इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये लाइट को ना डाइवर्ज करता है इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। यहां पे आ जाओ, इसका मतलब देखो, ये देखो डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग करके दिखाया, लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं कॉनकेव को। कॉन्वेक्स में आ जाओ, कॉन्वेक्स में आ जाओ, ये कॉन्वेक्स होता है तो साइड में क्या देख रहे हो, थिन है, थिन एट द एज, किनारों पर थिन है पतला है, और बीच में देखो मोटा है थोड़ा, तो थिक एट द मिडिल। याद हो गया, किनारों पर थिक होता है, थिक एट द एज, और बीच में मिडिल में थोड़ा मोटा होता है तो थिक एट द मिडल। दोबारा रिवाइज करा दूं, लेंस के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है, तो थिक होता है एज पर और थिन होता है मिडिल पर। ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस नाम दिया गया। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो थिन होता है एज पर और थिक होता है बीच में मिडिल में, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये देखिए, ये लाइट को इकट्ठा कर रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है। लेंस दैट कन्वर्ज रे ऑफ लाइट, ये लाइट को कन्वर्ज करता है इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो अगर पूछे ना कन्वर्जिंग लेंस तो ये याद रखना, कन्वर्जिंग लेंस इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, और डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव को बोलते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, अब लेंस से रिलेटेड टर्म्स याद कर लीजिए, फिर वही सेम चीज, वही जो आपको बताया था। ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके दो फोकस होते हैं, एक को बोलते हैं F1, एक को बोलते हैं F2, दो फोकस होते हैं। इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2F1 और यहां पर होता है 2F2, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर। इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ओ का मतलब ऑप्टिक सेंटर, क्लियर हो गया। इसके जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसका, इसको बोलते हैं अपार्चर। ये जो डायमीटर है लेंस का, इसको बोलते हैं अपार्चर। फोकस दो होते हैं, F1 F2, ये फोकस हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं, 2F1 और 2F2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। आगे बढ़ जाओ, अब देखिए फोकल लेंथ क्या होगा, तो O से लेकर F1 या O से लेकर F2 इसे फोकल लेंथ बोलते हैं। O से लेकर F1 या O से लेकर F2 फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो O से लेकर 2F1, O से लेकर 2F1 या O से लेकर 2F2 इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल वही तो है, सेम चीज है, बस एक चीज बदल गया, ऑप्टिक सेंटर, बस वहां पोल था, यहाँ ऑप्टिक सेंटर है। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान रखिए कॉन्वेक्स लेंस 6 केस होता है। कॉन्वेक्स लेंस के इमेज के 6 केस होता है। पहला, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, जब 2F1 से पहले हो, जब 2F1 पर हो, जब 2F1 और F1 के बीच में हो, जब F1 पर हो और F1 और O के बीच में हो। तो 6 केस होते हैं, किसके, कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस होते हैं। अब आपको पता होगा मैं 1 यही 6 केस कहने वाला हूं, यही आपको याद करना है मेनली। इसके रेज याद करना, कौन सी लाइट कहां से आती है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होती है। ये रहा ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे, तो बिल्कुल पैरेलल जाएगा और F2 से फोकस से निकलेगा, बिल्कुल पैरेलल जाएगा और बिल्कुल F2 से निकलेगा। ठीक है, ये याद कर लेना। तो इमेज कहां बना, F2 पे बना। ये देखिए F2 पे बना। साइज क्या हुआ, तो पॉइंट साइज हुआ। और राइट हैंड साइड पे हमेशा रियल इन्वर्टेड होता है लेंस में, तो रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों, मिरर का उल्टा होता है ये, तो इसमें राइट हैंड साइड पे रियल इन्वर्टेड होता है, रियल इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखूंगा, तो 2F1 से पहले रख दिया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को 2F1 से पहले रख दिया। पहली लाइन बिल्कुल पैरेलल जाना है और F2 से निकाल देना है, F2 से निकाल दिया। दूसरी लाइन ऑप्टिक सेंटर से जाता है हमेशा, O से, तो O से मिलाता हुआ सीधा निकल जाना। तो कहां पे टकरा है ये, तो F2 और 2F2 के बीच में टकरा रहा है, यहां टकरा रहा है। कहां टकरा रहा है, F2 और 2F2 के बीच में। तो इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज देखो, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, इमेज उसका थोड़ा छोटा है। ये रहा ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज थोड़ा छोटा है,
तो इसे बोलते हैं डिमिनिश छोटा, और रियल एंड इन्वर्टेड नीचे बनना है ना, राइट हैंड साइड पे बनना है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा केस लेके आता हूं, जब ऑब्जेक्ट को ना 2f1 पे रखेंगे, अब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे, जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं तो बिल्कुल पैरेलल जाना है एकदम, और f2 से निकाल देना है, बिल्कुल f2 से निकालते जाना है, ठीक है। दूसरा लाइन O से जाना है, और O से ऐसे सीधे जाना है कि 2f2 के बीच में ही टकराना चाहिए। तो 2f2 के नीचे देखो मेरा टकरा गया, 2f2 के 2 के नीचे। तो इमेज कहां बना, पहली लाइन सीधा पैरेलल f2 से, दूसरी लाइन O से जाना है ताकि f2 से 2f2 पे नीचे टकराए। तो इमेज कहां बन रहा है, तो 2f2 के नीचे बन रहा है। साइज देखिए सेम है, बिल्कुल सेम साइज बन रहा है, दिख रहा है आपको, तो सेम साइज बनेगा। अब राइट हैंड साइड पे बना है तो रियल इन्वर्टेड बनेगा। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, तो 2f1 और f1 के बीच में, इसके बीच में 2f1 और f1 के बीच में सीधा जाएगा पैरेलल, और f2 से निकलेगा, यही मैंने आपसे कहा था f2 से निकाल दो। दूसरा ऑप्टिक सेंटर से, ऑप्टिक सेंटर से निकालो, बिल्कुल ऑप्टिक सेंटर से। तो जब ये निकालोगे ना, ये पहले सीधा जाएगा f2 से, दूसरा ऑप्टिक सेंटर से, तो ये कहां टकरा रहा है, तो 2f2 के बाद में यहां टकरा रहा है, ये 2f2 के बाद यहां पर, तो बियॉन्ड 2f2, क्या बोलते हैं इसको, बियॉन्ड 2f2। और साइज देखिए, ऑब्जेक्ट देखिए छोटा है, इमेज देखिए बड़ा है, दिख रहा है ना आपको, ऑब्जेक्ट देखिए छोटा है और इसका इमेज देखिए, इमेज आपका बड़ा है तो लार्ज बन रहा है, और रियल इन्वर्टेड क्योंकि राइट पे बन रहा है। ये चौथा केस हो गया आपका। आगे बढ़ जाऊं मैं ना, अगला केस लेके आता हूं मैं आपके लिए, पांचवा केस, जब ऑब्जेक्ट को ना f1 पे, अब ऑब्जेक्ट को f1 पे रख दो। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा, f1 पे, तरीका वही रहेगा, बिल्कुल सीधा जाओ, सारे केस से में सीधा जाओ और f2 से निकालो, निकाल दिया जी, f2 से निकाल दिया। दूसरा कहां से जाता है, तो ऑप्टिक सेंटर से, तो ऑप्टिक सेंटर से सीधा निकाल दो। अब दोनों देखो क्या हो रहा है, दोनों दिख रहा है पैरेलल बन गए, ये दोनों पैरेलल बन गए। अब पैरेलल मतलब पता नहीं कहां मिलेंगे, इन्फिनिटी पे मिलेंगे, तो इन्फिनिटी पे मिलेंगे, और बहुत बड़ा साइज होगा क्योंकि नीचे जाता जाएगा, तो हाईली इनलार्ज और रियल इन्वर्टेड क्योंकि राइट हैंड साइड पे बन रहा है। क्लियर हो गया ये वाला केस, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है एकदम। अगला, जब ऑब्जेक्ट को हम f1 और o के बीच में रखेंगे, f1 ये रहा और o ये रहा, इनके बीच में रखेंगे तो बिल्कुल वही चीज होगी, फिर सीधा जाएगा, तरीका वही रहेगा। देखिए ध्यान से, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा पैरेलल लाइन, कहां से निकालते हैं हमेशा, f2 से निकालिए, कुछ अलग नहीं करना, कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं होगी, f2 से ही जाएगा। और दूसरी लाइन o से जाएगा, ये लीजिए o से, लेकिन ये कभी मिलेंगे नहीं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन देखो, वो तो उधर भाग रहा है, ये नीचे भाग रहा है, तो ये तो कभी मिलेंगे नहीं, तो गैप बढ़ता जाएगा। तो एक इमेजिनरी लाइन आएगी वापस, ये जो है ना o वाली लाइन, ये जो o वाली लाइन है, ये जो o वाली लाइन है वापस आएगी, इमेजिनरी लाइन ये वापस आएगी इधर, और ये जो f2 वाली लाइन है ये भी वापस आएगी, f2 वाली लाइन ये वापस आएगी। तो दोनों देखिए यहां पे टकरा गए, एक o वाली लाइन ऊपर चली गई, o वाली लाइन बिल्कुल सीधी, और f2 वाली लाइन को टेढ़ा मत कर देना जबरदस्ती मिलाने के चक्कर में, बिल्कुल सीधा रखना, ऐसे बिल्कुल सीधा रखना आप, ठीक है। तो दोनों यहां मिल गए, तो ये देखिए यहां मिला, कहां मिला, तो ऑब्जेक्ट के पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे कहीं भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, लेकिन बनेगा ऑब्जेक्ट के पीछे ही, इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, तो बिहाइंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। और देखिए इनलार्ज बनना है, काफी बड़ा बनना है, ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ा है तो इनलार्ज बन रहा है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट क्योंकि लेफ्ट पे बन रहा है, लेंस में जब लेफ्ट पे बनता है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। क्लियर हो गया, अगला ले आओ ना, नेक्स्ट केस आते हैं, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। अब बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस में दो ही केस होते हैं, पहला होता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, और दूसरा होता है इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी हो। तो दो ही केस होते हैं कॉनकेव लेंस में, दो ही केस होते हैं, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी है। तो पहला होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, कॉनकेव लेंस में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना है। जब भी आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो पहला बिल्कुल स्ट्रेट जाना, वही द्वारा, और ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो ये इमेजिनरी लाइन वापस आएगी f1 से, इमेजिनरी लाइन आपकी जो है वापस आएगी f1 से, ठीक है। मैं पेन लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक मिनट रुक जाना आप। चलिए यहां समझिए, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो सीधा जाएगा आपका, पैरेलल जाएगा और ये डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन जो है वो वापस आएगी f1 पर, इमेजिनरी लाइन f1 पर वापस आएगी, ऐसे ही सीधा जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन इसका इमेजिनरी लाइन वापस आएगा f1 पर। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, f1 पे बनेगा। पहली चीज, साइज क्या होगा, तो पॉइंट साइज होगा, और लेफ्ट पे बन रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्लियर हो गया पहला केस। नाउ दूसरा केस, इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख दो, अदर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख दो। मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया, वैसा कहीं भी रख सकते हो, सेम ही आंसर आता है। अगर ऑब्जेक्ट ये है, पहला सीधा जाओगे आप, लाइट को क्या कर दोगे, डाइवर्ज, ये डाइवर्ज कर देगा, लेकिन ये वापस आएगा f1 से, इमेजिनरी लाइन वापस आएगी f1 से, और दूसरी लाइन जाती है o से, सेंटर से, दूसरी लाइन जाती है o से।
तो एक डाइवर्ज होकर वापस F1 से आएगा, एक जाएगा O से, तो दोनों यहां पे टकरा रहे हैं। कहां टकरा रहे हैं? तो F1 और O के बीच में, बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O, इनके बीच में। तो इमेज कहां बना? बिटवीन F1 एंड O, पहली चीज। दूसरा, इसका साइज क्या होगा? तो थोड़ा देखो डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और साइज उसका थोड़ा छोटा आ रहा है, तो डिमिनिश्ड बन रहा है। और लेफ्ट पे है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसा लेंस बताओ जिसका इमेज हमेशा वर्चुअल हो, इरेक्ट हो, डिमिनिश्ड बताओ। तो वो है कॉनकेव लेंस। याद रखोगे, कॉनकेव लेंस द्वारा बना हुआ इमेज जो होता है वो हमेशा ऑलवेज वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा करके देखना होता है तो हम इस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव लेंस का। साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। अब लेंस का साइन कन्वेंशन क्या है? सेम चीज है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो ऑप्टिक सेंटर से, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक सेंटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से मेजर करेंगे। ठीक है, दो ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हो। नाउ अगर आपका ऑब्जेक्ट का इमेज राइट हैंड साइड पे बनना है तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट पे बनना है तो नेगेटिव बोलेंगे। अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। यहां प्लस का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड और माइनस का मतलब है वर्चुअल इरेक्ट। देखिए याद रखिए, मिरर से उल्टा होता है। अगर इमेज आपका राइट हैंड साइड बनना है तो रियल इन्वर्टेड लिखोगे, और अगर इमेज आपका लेफ्ट हैंड साइड पे बनना है तो वर्चुअल इरेक्ट लिखोगे। यहां पॉजिटिव का मतलब रियल इन्वर्टेड है और नेगेटिव का मतलब वर्चुअल इरेक्ट है, जो कि बिल्कुल अपोजिट है मिरर के कंपैरिजन। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आपको याद होगा 1/v + 1/u = 1/f। वहां प्लस था, यहां माइनस होगा और कोई चेंजेस नहीं है। 1/v - 1/u = 1/f। v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज से। u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और f का मतलब होता है फोकल लेंथ। याद रखोगे, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकल लेंथ है। पहले भी बात कर चुके हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब बताया था मैंने। मैग्निफिकेशन हम निकालते हैं कंपेयर करके। एक तो हाइट ऑफ इमेज, इमेज कितना बड़ा है अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये तरीका है मैग्निफिकेशन निकालने का। दूसरा मेथड है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे भी मैग्निफिकेशन निकलता है। तो मैग्निफिकेशन निकालने के दो मेथड हो गए। एक मेथड तो हमारे पास है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, चारों में से कोई एक चीज गायब कर देंगे, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, दोनों को एक दूसरे के इक्वल में रखे। नाउ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का पहले मतलब समझिए। लेंस क्या करता है? लाइट को या तो डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है। पहले इस चीज को मतलब समझिए। पावर ऑफ लेंस जानने से पहले आप बताओ लाइट करता क्या है। लाइट दो ही काम करता है, या तो लाइट कन्वर्ज कर, या लेंस क्या करता है? लेंस या तो लाइट को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जिंग, यानी लेंस द्वारा किसी लाइट को कन्वर्जन और डाइवर्जन करने की जो पावर होती है उसी को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी फोकल लेंथ से पावर निकाल सकते हो आप। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, देख भी सकते हो आप। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो होता है पावर ऑफ लेंस होता है। इसका एसआई यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको डी से डिनोट करते हैं, और 1 डायोप्टर की वैल्यू होती है 1 मीटर - 1। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। पेपर में कंफ्यूज करके वो सेंटीमीटर में देंगे जानबूझ के, तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर में है, मीटर में होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, अब इस चीज को याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में अगर कॉनकेव लेंस है तो उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर क्वेश्चन में अगर कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी, और अगर कॉनकेव लेंस है तो उसकी पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, दोबारा समझा दूं। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कैपेसिटी क्या करने की, तो लाइट को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की। लाइट को कन्वर्जन और डाइवर्जन की जो कैपेसिटी होती है उसको पावर ऑफ लेंस कहते हैं। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। इसका एसआई होता है डायोप्टर, जिसको डी से डिनोट करते हैं। 1 डायोप्टर की वैल्यू 1 मीटर - 1। इससे हमें पता लगता है कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए। अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर वो कॉनकेव लेंस है तो उसकी पावर हमेशा नेगेटिव होगी। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो हल्का सा बेंड हो जाता है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब समझिए, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इट बेंड, ये मुड़ जाती है, हल्का सा बेंड हो जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड अलग अलग होती है। देखिए लाइट की स्पीड एयर में, लाइट की स्पीड वाटर में, लाइट की स्पीड डायमंड में, लाइट की स्पीड ग्लास में, सब में अलग अलग होता है। लाइट की स्पीड एयर, वाटर, डायमंड, ग्लास सब में अलग अलग होता है, तो स्पीड के अकॉर्डिंग ये बेंड हो जाता है, तो उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये बेंड हो जाएगा, इसी को साइंस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
कौन कौन से एग्जांपल दे सकते हो? तो देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। जैसे अगर आप पोटैटो को, टोमेटो को, एग को, कॉइन को, इन सबको कभी डाल के देखना पानी के अंदर, तो ये हमेशा इनलार्ज इमेज बनाता है, बड़ा इमेज बनाएगा, आपको अपने साइज से बड़ा दिखता है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। अगर आप किसी कॉइन को आप डाल दोगे ना पानी में, तो अपने साइज से थोड़ा इनलार्ज बड़ा दिखाई देगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का जो सरफेस होता है ना, जो बॉटम होता है, वो हमेशा उठा हुआ दिखाई देगा आपको। स्विमिंग पूल का बॉटम हमेशा आपको लगेगा स्विमिंग पूल ज्यादा गहरा नहीं है, उसका बॉटम सरफेस उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे ही अगर कोई लेटर ए है, अगर उसको ऊपर ग्लास रख दोगे ना तो बड़ा दिखाई देगा। अगर कोई ग्लास स्लैब किसी लेटर पर रख दोगे तो अपने साइज से बड़ा दिखता है। ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के अंदर, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन होता क्या है? ये है ग्लास स्लैब, ठीक है, कांच का एक ग्लास स्लैब है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन होता कैसे है? तो लाइट, ये लाइट है, लाइट को क्या करना चाहिए था? सीधा चले जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो सीधा नहीं जा सकता, वो बेंड होगा। तो लाइट जब एयर से ग्लास में आएगा तो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं गया, नॉर्मल के पास आ गया, नॉर्मल के पास आ गया। पहला इंसिडेंट यहां होता है, जब लाइट एयर से ग्लास में आता है तो नॉर्मल के पास आ जाता है। ये देखिए, ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये पास आ गया नॉर्मल के। तो लाइट जब एयर से ग्लास में जाता है तो नॉर्मल के पास आ जाता है। अब यहां पे देखिए, अभी बाहर भी तो जाएगा। तो लाइट जब ग्लास से वापस एयर में जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगा, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आपको दिखाना पड़ेगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो यहां पे दो इंसिडेंट होते हैं। पहला इंसिडेंट होता है कि लाइट जब एयर से ग्लास में आएगा, जब लाइट एयर से ग्लास में आता है तो वो नॉर्मल के पास आ जाता है, टूवर्ड द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। और दूसरा इंसिडेंट होता है जब लाइट ग्लास से वापस एयर में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाता है, वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहते हैं। तो पहले केस में टूवर्ड द नॉर्मल होगा, नॉर्मल के पास होगा। बस कीवर्ड याद रखिए, पूरा लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है। पहले केस में क्या होता है, मैंने टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल के पास होगा, तो ये देखिए टूवर्ड द नॉर्मल, और दूसरे में अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बस अब लैंग्वेज याद करना तो लैंग्वेज भी याद कर सकते हो। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, जब लाइट एयर से ग्लास में आता है, इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ जाता है। व्हेन लाइट पास फ्रॉम एयर टू ग्लास, लेकिन जब एयर से जब वापस जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो ये सब याद करने की वजह सिर्फ इतनी बात याद कर लीजिए, ये चीज याद कर लीजिए, बस ये लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना याद कर लीजिए। जब लाइट एयर से ग्लास में आता है तो नॉर्मल के पास, और जब ग्लास से एयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसकी स्पीड की वजह से, स्पीड की वजह से बेंड, इसमें स्पीड ज्यादा है, इसमें स्पीड कम हो जाती है, फिर वापस स्पीड बढ़ गई, तो ये स्पीड की वजह से ऐसा होता है। नाउ अगला टॉपिक लेके आता हूं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी के बाद एक नया कॉन्सेप्ट बना साइंस में जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दो चीज याद रखिए। पहला, साइन आई साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं साइन के साथ तो हमेशा एक जैसा आता है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे, सब एक ही जगह पर होता है, एक ही प्लेन पर होते हैं, ये तो हम सबको पता है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है? तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट है ना, इसी को स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉ आते हैं, लेकिन स्नेल्स लॉ में केवल पहला पॉइंट लिखना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ना कंपेयर करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि लाइट जब एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। तो इन दोनों के बीच जब कंपैरिजन करेंगे तो उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, पहले मीडियम वन में लाइट की स्पीड, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, फिर मीडियम टू में स्पीड। ऐसे उल्टा भी पूछ सकता है, 1 2 का मतलब है 2 वाला स्पीड ऊपर आएगा, ध्यान रखना चाहिए। 2 1, अगर 2 1 है तो 1 की स्पीड ऊपर आएगी और 2 की स्पीड नीचे आएगी, और अगर 1 2 है तो 2 की स्पीड ऊपर आएगी और 1 की स्पीड नीचे आएगी। ध्यान रखना इस चीज का। अगर 2 1 पूछे तो 1 की स्पीड ऊपर, 2 की स्पीड नीचे। अगर 1 2 पूछे तो 2 की स्पीड ऊपर, 1 की स्पीड नीचे। तो दो अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड, रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझो। लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है, तो अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड का कंपैरिजन होता है, रेशियो होता है, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो मान लीजिए ये मीडियम 1 है, इसमें लाइट की स्पीड अलग होगी, ये मीडियम 2 है, इसमें लाइट की स्पीड अलग होगी, दोनों को कंपैरिजन करूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। अब पूछने का तरीका अलग अलग होता है, अगर 1 2 पूछे तो ये फॉर्मूला, 2 1 पूछे तो ये फॉर्मूला। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब लाइट की स्पीड को ना एयर से कंपेयर करते हैं।
मान लीजिए मैं कहता हूं एयर है, एक मीडियम एयर है और एक मीडियम ग्लास है। तो जब एयर में लाइट की स्पीड को किसी और मीडियम से कंपैरिजन करते हैं, जब लाइट की स्पीड एयर में है और लाइट की स्पीड ग्लास में, इन दोनों के बीच कंपैरिजन होगा, यानी एक मीडियम आपका एयर होना चाहिए। तो जब एयर में और किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड को कंपैरिजन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसलिए तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यही मैंने बोला था आपसे, एक स्पीड आपका एयर होना चाहिए। जब एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड है उसको किसी और मीडियम के इससे कंपेयर करते हैं तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नाम दिया जाता है। और एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हालांकि ये स्पीड वैक्यूम में होती है, एक्चुअल में एयर में इससे थोड़ा सा कम होता है, बट आप क्योंकि 10th में हो तो ये वैल्यू आपको लिया जाता है कि एयर में आप ये मान लो 3 × 10⁸। तो एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अलग अलग होगा, कभी ग्लास होगा, कभी डायमंड होगा, कभी वाटर होगा, अलग अलग होगा। तो इसी को एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का नाम दिया जाता है। तो जब एक मीडियम एयर हो दूसरा कुछ और हो तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। नाउ रेयरर मीडियम क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम होता है, देखिए, रेयरर मीडियम जिसका लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लो होता है उसे रेयरर मीडियम। जैसे एयर और ग्लास में कंपेयर करते हैं तो इसे बोलते हैं रेयरर मीडियम, इसे बोलते हैं डेंसर मीडियम, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ऐसे में कंपेयर करूं ग्लास और डायमंड को कंपेयर करता हूं, ग्लास और डायमंड को कंपेयर करोगे ना तो ये रेयरर होगा, ये डेंसर होगा। तो दो मीडियम में जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर मीडियम कहलाता है, और जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। जैसे मैं आपको दे दूं, एक मैंने आपको वाटर दे दिया, एक मैंने आपको एयर दे दिया, एक मैंने आपको ग्लास दे दिया, एक मैंने आपको डायमंड दे दिया। अब मैं पूछूं इन चारों में रेयरर मीडियम कौन है, तो एयर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। और इन समय डेंसर कौन है, तो डायमंड, क्योंकि डायमंड का हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो वो रेयरर, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो वो डेंसर। ये एग्जांपल दिया हुआ है, एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड। एयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लो होता है, इसे रेयरर मीडियम। डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए डेंसर मीडियम। देखिए डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना, डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.45 होता है, एयर का 1.003 लगभग 1 के बराबर, वैक्यूम का एग्जैक्ट 1 और ग्लास का 1.5। तो आपको दिख रहा है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा रेयरर, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर। अब थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल की बारी आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल फॉर्मूला बता रहा हूं न्यूमेरिकल का, ये फॉर्मूला याद करके आना। अब मैं थोड़ी देर बाद आपको इसका न्यूमेरिकल कराना, न्यूमेरिकल की अलग वीडियो दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि हर बच्चा थ्योरी नहीं करता, कुछ बच्चे को न्यूमेरिकल की दिक्कत है, तो केवल न्यूमेरिकल का वीडियो देख लेना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको ये टेबल पता होना चाहिए। कॉनकेव मिरर में याद रखना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर में डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव होगा, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब भी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चन आएंगे तो ये टेबल आपके काम आएगा। आगे मिरर फॉर्मूला सबको पता है, मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है, लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है। फोकस निकालने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करते हैं, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मिरर का मैग्निफिकेशन -v/u। अब ये सारा कॉन्सेप्ट जो था वो आपके लिए मिरर के लिए था। ऐसे आपको लेंस का याद करना है, तो मैं आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें लेंस का सारा बता दूंगा आपको, ये पूरा टेबल। तो ये पहले ये फॉर्मूला याद कर लो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर फॉर्मूला, उसका फोकस निकालने का, मैग्निफिकेशन निकालने का, मैग्निफिकेशन निकालने का। तो ये था आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल रिवीजन इस चैप्टर का। अब मैं आपको अलग वीडियो दे रहा हूं थोड़ी देर में, जिसमें केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको, वही करके जाना। आप बिलीव मानिए पिछले 20 साल का पेपर उठाइए, उससे बाहर कभी कुछ नहीं आया, मिलता जुलता वही आता पेपर में सारा, जो मैं आपको अभी कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं न्यूमेरिकल में।